नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख है 2 अक्टूबर 2024 की। गांधी जयंती की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक एक करके आज की सभी अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती जो परीक्षाएं हैं उन पर विमर्श। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई जो बैठक है उसमें पिछली बैठक के जो निर्णय हैं उसके क्रम में प्रगति की जो समीक्षा है उसके साथ जो भी लंबित भर्तियां हैं और साक्षात्कार उनके आयोजन को लेकर के विमर्श किया गया। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, इसलिए परीक्षाओं के आयोजन के संदर्भ में कोई विशेष रणनीति अभी तय नहीं की गई है। इस पर जरूर विमर्श किया गया कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उनकी परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथि जो है वो तय की जानी चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी 12 सदस्य साथ ही सचिव व उप सचिव सम्मिलित जो है वो थे। इसमें जोर इस पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आयोग इस तरीके से आगे बढ़े कि जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, वो पूरी होने में कोई अड़चन जो है वो ना आए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022 के मिले आवेदन, लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्तियों की स्थिति पर भी वहां पर चर्चा देखने को मिली। और इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भी विषय जो है यहाँ पर उठाया गया। कोर्ट में लंबित मामलों का भी अपडेट लिया गया। चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा जो आयोग है उसके बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा जो है वो देखने को मिली। इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है। तो ये जो है कि कौन सी परीक्षा क्या होगी, कब होगी, उसको लेकर के अगली बैठक में आपको देखने को मिलेगा। बाकी चर्चा सारी चीज़ों पर हुई है। अगली अपडेट, इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में अपील करेंगे पीएनपी। 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है और इस आदेश के खिलाफ डीएलएड कराने वाली जो संस्था है परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी, वो अपील करेगी। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी ने 11 सितंबर जो है उसको नोटिस जारी किया था। इसके लिए यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर 18 सितंबर से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन जो है वो किया जाएगा। जो भी चयनित हैं उनको 67 सरकारी कॉलेज, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट और करीब 2900 निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। और इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो विद्यालय हैं उनमें करीब 2.25 लाख सीटें जो है वो हैं। और ये 2 वर्षीय कोर्स करने वाले को जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें शिक्षक की नौकरी मिलती है। कब मिलती है वो तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सालों से कोई भर्ती देखने को नहीं मिली है। बाकी 2019 से प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, इसलिए हर वर्ष निजी विद्यालय की हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। इस कोर्स में प्रवेश के लिए वर्ष 1998 में योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी। उससे पहले इंटरमीडिएट से बीटीसी होता था। इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो यशांग खंडेलवाल समेत कई लोगों ने अर्हता मामले को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बताया गया कि डीएलएड जो स्पेशल कोर्स है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसकी योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है, इसलिए डीएलएड के लिए भी योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। प्रदेश में एक ही कोर्स के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित है। यूपी बोर्ड के 11,460 मेधावियों को उच्च शिक्षा के लिए मेधावी मिलेगी छात्रवृत्ति, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में फर्जीवाड़ा, 13 गिरफ्तार। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना सदस्यों और आवेदक को दबोचा। कर्मचारी भी इसमें आरोपी निकले। 5 लाख रुपए भर्ती की खातिर लिए जा रहे थे आवेदक से। 17 आरोपी जो है उन पर फर्जीवाड़े में दर्ज कराया गया मुकदमा। डाक कर्मी जो है उनकी मिली भगत भी इसमें देखने को जो है वो मिल रही है। एसटीएफ ने फर्जी भर्ती कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके 13 लोगों को इसमें गिरफ्तार जो है वो किया। अलीगढ़ से जो है ये न्यूज़ है। अगली अपडेट है, पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगा प्रारंभिक परीक्षा। 10.76 लाख जो छात्र हैं उनकी परीक्षा शुचितापूर्ण कराने का उठाया गया कदम। आरओ परीक्षा जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया है कि 10 लाख के करीब अभ्यर्थियों की पुरानी 1.5 दिन में जो ही परीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। पुरानी व्यवस्था से चलते तो आयोग को परीक्षा कराने में 3 दिन लग जाते हैं और
सभी 75 जिलों के राजकीय और सहायता प्राप्त जो माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको ही परीक्षा केंद्र बनाने पर एक दिन में अधिकतम 4.80 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है। तो इसी को लेकर के बताया गया है कि सभी केंद्रों की अधिकतम क्षमता का उपयोग अगर करते हैं तो पुराने पैटर्न पर आरओ की परीक्षा कराने में 3 दिन का टाइम लग जाता। इसे देखते हुए आयोग ने सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी यानी सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की अलग अलग परीक्षा अलग अलग कराने के बजाय 3 घंटे का प्रश्न पत्र कराने का फैसला जो है वो लिया है, जिसमें दोनों को मर्ज कर दिया गया। कल मैंने आपको अपडेट दी थी। बाकी यहाँ पर वही बताया गया कितने कितने पदों को लेकर परीक्षा है। अगली अपडेट, शिक्षा मित्र संविदा कर्मियों की हो सकती है वेतन वृद्धि। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें सरकार शिक्षा मित्र रसोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे जो शिक्षा कर्मी उनके मानदेय अथवा वेतन में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर और स्कूलों से मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन पर काम करने वाले शिक्षक और शिक्षणेतर जो कर्मी उनका ब्यौरा जो है वो तलब किया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले माह अलग अलग श्रेणी के श्रमिकों के दैनिक वेतन में वृद्धि करने की घोषणा जो है वो की थी और उसी को लेकर के कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार का भी प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के साथ समझौता है कि केंद्र के समान ही राज्य सरकार के सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों के साथ साथ सरकारी उपक्रमों में भी कार्य करने वालों को वेतन भत्ता आदि दिया जाए। अगली अपडेट आपकी है कि शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों को सौगात की तैयारी। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें वही बताया गया है कि सरकार दीपावली पर बेसिक शिक्षा शिक्षक और शिक्षकेतर जो कर्मी हैं उनको बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसमें सेंट्रल पैरिटी नीति के तहत प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्र, रसोइये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे जो शिक्षा कर्मी उनके मानदेय अथवा वेतन में वृद्धि पर सरकार विचार जो है वो कर रही है। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने जारी किया सर्कुलर, उसको लेकर के भी बताया गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इसके लिए निदेशक, मध्याह्न भोजन से लेकर बेसिक शिक्षा निदेशक, एससीईआरटी इन सभी के अलावा सभी को शामिल करते हुए बताया गया कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और बीएसए के नाम सर्कुलर भी जारी किया था और इसमें ब्यौरा वगैरह भेजने को लेकर के आदेश भी जारी किए थे। और वेतन वृद्धि में देखेंगे तो यहाँ पर सभी को शामिल किया गया, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, रसोइयाँ, इन सभी को भी शामिल किया गया, पर वेतन वृद्धि में भी विचार किया जा रहा है। अगली अपडेट, 1 लाख युवाओं को हर वर्ष मिलेगी वित्तीय सहायता। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा को लागू करने का फैसला जो है वो लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार का होगा सृजन, स्व व्यवसाय से जुड़ेंगे युवा और इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इस योजना के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें 1 लाख प्रशिक्षित जो हैं और उनको प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाकी सब कुछ वही सारी चीज़ें हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।